दिल्ली की बहुत मशहूर तिहाड़ जेल है। आप में से किस किस ने नाम सुना उसका? दिल्ली की तिहाड़ जेल बहुत फेमस है। एक बार हाथ खड़ा करके बताओ किस किस ने सुना है नाम? हाँ, सबने सुना हुआ है, अखबार सब पढ़ते हैं। तो पहली बार मुझे लटूरी लट जी वहीं मिले थे, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। नहीं, वहां कवि सम्मेलन था, आप इनके चरित्र पर संदेह ना करें। तो मैं जब कवि सम्मेलन करके बाहर निकला तो भाई साहब एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट मांग ली। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ जेल में काम करते हो? बोला नहीं, मैं जेल में काम नहीं करता। मैंने कहा अच्छा, आपका कोई रिश्तेदार बंद होगा? नो, बोला नहीं भाई साहब मैं खुद ही बंद था, आज ही छूटा हूं। मैंने कहा क्या करते हो? बोला जेब काटता हूं। मैं घबराया भाई साहब, जेब में 8100 रुपये रखे थे। मैं कहा कभी मामला साफ कर दिया हो। मेरी घबराहट देख के बोला कवि जी बिल्कुल मत घबराओ, घर जाके अपने 8100 पूरे गिन लेना। मैंने कहा यार इसे कैसे पता लगा? घबराहट दुगनी हो गई। उसी घबराहट में लाल बत्ती पार कर गया, ट्रैफिक वाले ने हाथ दे दिया, बोला गाड़ी रोको गाड़ी रोको। उस दिन भाई साहब खुशी खुशी मैंने चालान कटवाया। मैंने कहा इस माने रुपए चेक हो जाएंगे। मैंने जेब में से निकाले, गिने पूरे 8100 थे। 100 का चालान काट के बाकी के अंदर लगा लिया अंटी में। मैंने कहा यहां से नहीं निकल सकते। और जब उसको दोबारा पीछे बिठा के चलने लगा, बोला कवि जी मेरी वजह से आपका 100 रुपये का चालान कटा, ये पकड़ो 100 रुपये। मैंने कहा तेरे पास कहां से आए? जेल में तो सिक्के तक नहीं ले जा सकते। बोले क्यों भी आपने 100 रुपये का चालान नहीं कटवाया? मैं कहा पुलिस वाले का ही मामला साफ कर दिया तूने। अरे ये क्या कर दिया तूने? उस चालान पे मेरा नाम लिखा है, मेरा एड्रेस लिखा है, मेरा फोन नंबर लिखा है, और मुझे घर से उठा लेंगे। बोले जी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं होगा? बोला जी मान लो। मैंने कहा ऐसे कैसे मान लूं? नो, बोला नहीं मानते तो लो चालान बुक भी रख लो। ऐसे ऐसे जेब कतरे भाई साहब दिल्ली में। और मैंने, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जेब कतरों में देशभक्ति नहीं होती। 4 पंक्तियां लिखी मैंने, और 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और हाथों को खोलिएगा कि जेब कतरे का बेटा बोला, जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। ऐसी देशभक्ति को हम नमन करते हैं। वो पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस सप्ताह मना रही थी अपनी दिल्ली में, ट्रैफिक पुलिस सप्ताह। एक व्यक्ति को हाथ दिया, बोला गाड़ी रोको गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोकी। बोला घबराओ मत, आपने लाल बत्ती भी पार नहीं की, आपने सीट बेल्ट भी लगा रखी है, आपकी स्पीड भी लिमिट है। हम ट्रैफिक पुलिस सप्ताह मना रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। अब आप बताइए इस 1000 रुपये का सबसे पहले क्या करेंगे? बोला जी लाइसेंस बनवाऊंगा। साथ में बैठी थी उसकी मां, मजा तो अब लेना। साथ में बैठी थी उसकी मां, बोली हाँ लाइसेंस बनवाएगा। और जो मकान मालिक 1 हफ्ते से चक्कर काट रहा है उसका किराया तेरा बाप देगा, दारू पी के कुछ भी बोलता रहता है। बोला अच्छा दारू भी पी रखी है। इतने में ही पिताजी की आंख खुल गई और सामने पुलिस वाले को देखते ही बोला मुझे पता था चोरी की गाड़ी में हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे ऐसे मामले होते हैं, ऐसा ऐसा निपटा देते हैं। तब कहीं मुझे कुछ याद आता है तो हिंदुस्तान का एक ही व्यक्ति है। उन्होंने पूछा जी कौन? मैंने कहा जी राहुल गांधी। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा जिसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी। वाह, तालियां एक बार बजा दीजिए सारे मिलकर के। अशोक जी से माफी मैं बाद में मांग लूंगा क्योंकि इस वक्त मंच की बात है। तो आज मंच पर हमारे 5 कवि विराजमान है और एक कवित्री विराजमान है। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे 5 पांडव हैं और एक माता कुंती है। आप जैसा सोच देखो हम तो सम्मान की बात करते हैं। देखो दिल्ली से आए हैं, हम तो नारी का सम्मान करना जानते हैं, सम्मान कैसे किया जाता है। अभी दिल्ली में आए हैं भाई साहब, केजरीवाल जी ने दिल्ली में 1.5 लाख कैमरे लगवा दिए पूरी दिल्ली में। किसी ने पूछ लिया, मैंने कहा केजरीवाल जी इतने कैमरों की जरूरत क्या थी दिल्ली में? बोले जी जिसका दिल आता है थप्पड़ मार के चल देता है, पता ही नहीं चलता कौन मार गया, अब पता चल जाएगा। तो अच्छा आ रहे हो, मुझे लगा मुझे निपटाने के लिए आए हो। हाँ, तो अभी हमारे अब संचालक जो बन गए हैं नए नए, लटूरी लठ जी बहुत बढ़िया काव्य पाठ करके गए। ये हिंदुस्तान के चोटी के कवि हैं। वो अलग बात है कि चोटी वाली जगह साफ हो गई
और सबसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं, और इनसे पूछते हैं कि तुम्हारे बाल बचे ही कितने हैं। अच्छा, इस चांद की वजह से ना करवा चौथ को सारा दिन टोपी पहननी पड़ती है। कभी घरवाली इस चांद को देख के व्रत न तोड़ दे। एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप। हिंदी की बात की, संस्कारों की बात की, लटूरी लठ जी ने बहुत शानदार। देखो, हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। हमारे देश में चीनी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। हमारे देश में अंग्रेजी बोली नहीं जाती, पी जाती है। लेकिन अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो अशोक जी एक बार उसे बोल दो कि हिंदी में समझाऊं क्या, कहता नहीं समझ गया बस। इतनी सशक्त हमारी शक्तिशाली भाषा है, उसका हम प्रयोग ना करके हम अंग्रेजी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मैं वहीं से बात अपनी प्रारंभ करता हूं कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले, विदेशों से मुझे बात याद आ गई, दो अंग्रेज इंडिया में आ गए। पहला बोला मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे, दूसरा बोला मेरे बाथरूम में 20 लाख रुपए लगे हैं। वहीं अपने एक राजस्थान का ताऊ बैठा था, बोला जी मैं सुबेरे लोटा लेके जिस खेत में जाता हूं उसकी कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। तो राजस्थान का आदमी निपटा देता है किसी को भी। तो हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहां गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहां सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में जो उसे जवाब दिया, वो जवाब आपके मन का जवाब था, तब दोनों हाथ एक बार खोल दीजिएगा कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहां गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहां सफाई ही सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। वाह वाह वाह, रसिक भाई जिंदाबाद। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन मां बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और मां बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। यह तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साले तंबाकू कूट रहे थे। तंबाकू नहीं कूटनी, तालियां बजानी। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, हमारे जितने बुजुर्ग यहां बैठे हैं उन सबके सम्मान में पढ़ता हूं कि बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती। वाह, बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती, अगर हो नींव ताकतवर इमारत हिल नहीं सकती। और जमाने का बड़ा दस्तूर बस ये याद रख लेना, बुजुर्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती, बुजुर्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती। मुझे तो ईश्वर ने देखो अग्रवाल समाज में जन्म दिया। अशोक जी 52 बुद्धि लेकर के हम पैदा हुए हैं दोनों ही। एक अग्रवाल का नंबर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पे लग गया। पहले प्रश्न में उसने कहा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूं। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोला फोन ए फ्रेंड। बोले किससे बात करेंगे? बोला जी मैं रामलाल से बात करूंगा। अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? अग्रवाल जी बोले उत्तर गया भाड़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा, कम से कम आपका तो उठाएगा। तो अपन तो भाई साहब ऐसे ही निपटा देते हैं कैसे भी। हाँ तो भाई साहब अच्छा, हास्य के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 2 पंक्तियों में हास्य निकलता है। मैं अपने मकान मालिक से बोला, मैं अपने मकान मालिक से बोला एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था, गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। तो किसी को भी कैसे भी निपटा सकते हैं। लटूरी लट जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काव्य पाठ इन्होंने किया पहली बार। और मैं एक कविता से आपको जोड़ता हूं, एक बहुत हास्य की कविता। कोरोना पिछले दिनों हुआ, कोरोना पर मैंने एक हास्य कविता लिखी, और उसका मन हो आपको तो एक बार जरा सा आप दोनों हाथ एक बार खोल के तालियों से मुझे आदेशित करें, मैं कविता शुरू करता हूं। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। हाँ, नमस्ते। अपनी पत्नी, ऐसा लग रहा है पूरे समाज का लोड आप दोनों ही ले रहे हो, वैसे पूरा पूरा वजन आ गया। अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद में पुलिस की परमिशन लेके उससे जेल में मिल के आया,
तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहां ना बर्तन मांजना, ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है। भैया मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहां ज्यादा आराम है। तालियां वालियां बजा दो जरा एक बार। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहां मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू भी किसी तरह लॉकडाउन तोड़ दे, यहीं आ जा। हाँ वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्नी ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी।